जय हिंद, जय भारत। एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो के भी जो टॉपिक है वो हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर है। तो सबसे पहले बात उन टॉपिक के बारे में ही कर लेते हैं। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में बात होगी ऐसे पेंशनर्स के लिए या ऐसी फैमिली पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन एसबीआई से आती है। इस महीने यानी कि मई महीने की पेंशन जो है उनकी लेट हो सकती है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये और इसके साथ साथ हम जानेंगे वेतन आयोग के बारे में। तो आप कहेंगे कि देखिए, वेतन आयोग के बारे में तो हम रोज ही बात करते हैं, फिटमेंट फैक्टर हो या फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी की बात हो, रोज ही हम इसको लेकर चर्चाएं सुनते हैं, मीटिंग्स की जानकारी हमें मिल जाती है। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि अब तक यानी पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक जो हमारी सैलरी, हमारे पेंशन या हमारी जो फैमिली पेंशनर्स है उनकी पेंशन में कैसे कैसे कब कब बढ़ोतरी हुई है, किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, उसको एनालिसिस करता हुआ आज का ये वीडियो है। तो बेहद ही खास रहने वाला है आज का ये वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो मैं प्रयास करती हूँ कि हमारे हर एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को अगर उनको पेंशन संबंधित कोई समस्या है, अगर महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिला है या बेसिक सही नहीं आ रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है, ऐसी सारी समस्याओं को लेकर वो खुद कार्रवाई कर सके और कमेंट्स करते हैं तो उसके हम जवाब दे सके। तो जो ये प्रयास हम कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, वो आप सब लोगों को बेहद ही अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, इसकी मुझे बेहद ही खुशी है। तो जो भी आप कमेंट्स करते हैं, अगर पेंशन संबंधित आपके सवाल हैं उसको लेकर, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो लेटेस्ट वीडियो है उसी पर करिए, ताकि वो कमेंट्स हमारे सामने आ जाए जल्दी से और उसका हम जो है जवाब दे पाए। और जब आप कमेंट्स करते हैं उसके बाद लगातार 1-2 दिन की वीडियोस को जरूर से देखना चाहिए, ताकि जब वीडियोस में मैं विस्तार से उस कमेंट्स को समझाऊं तो उसकी जानकारी आप लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, मेरी माताजी जो है 103 साल की हैं और इनके पिताजी जो थे 1956 में आर्मी से रिटायर हुए हैं। तो प्रेजेंट में पेंशन कितनी होगी? देखिए, 103 साल यानी 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में एडिशनल पेंशन जो है वो 100% मिलनी चाहिए। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेंशन कितनी है, तो जब तक आप जो है आपके पिताजी की रैंक, लेंथ ऑफ सर्विस, इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, ग्रुप के बारे में, तब तक तो हम बेसिक नहीं बता पाएंगे। लेकिन एडिशनल पेंशन को लेकर जरूर से कह सकती हूँ कि 100% एडिशनल पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि माताजी का माइग्रेशन जो है स्पर्श में हो गया होगा, पेंशन स्पर्श से ही आ रही होगी। तब आप क्या कर सकते हैं, स्पर्श में लॉग इन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए और उसमें देखिए कि एडिशनल पेंशन जो है वो कितना % लिखा हुआ है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मुझे 1973 में कम चिकित्सा श्रेणी मिली थी, लेकिन अदालत के आदेशानुसार 7/12 से पेंशन मिल रही है। मेरे पीपीओ में जो चिकित्सा भत्ता यानी एफए में है जो, वो नहीं दिया गया है। क्या मैं इसका हकदार हूं या नहीं? देखिए, कोई भी पेंशनर्स, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हर एक विभाग का हो, हमारे यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी विभाग, मंत्रालय के जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिन्होंने मेडिकल कार्ड नहीं लिया है, मेडिकल कार्ड की सुविधा नहीं ली है, उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। और लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। इसको लेकर वो उनको हर महीने पेंशन में 1000 रुपए बढ़ोतरी होकर नहीं भी आ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो अगर जानकारी ना होने की वजह से वो कार्रवाई भी नहीं करा पा रहे हैं। अब आप क्या करिए, जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए और इसको लेकर जो भी कार्रवाई है संबंधित वो जरूर से कराइए। आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस का 1000 रुपया जरूर से लग कराएगा पेंशन में। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम, मेरी मम्मी को फैमिली पेंशन मिल रही है। मेरे पापा जो थे आरपीएफ के नायक थे, 1993 में वो रिटायर हुए थे। अभी मेरी मॉम को 15,000 पेंशन मिल रही है, ये सही है या नहीं?
देखिए, कुछ अधूरा सा ये कमेंट्स हैं, क्योंकि कितने साल की सर्विस, पिताजी की डेथ कब हुई थी, ये जब तक सारी जानकारी नहीं होगी तो पेंशन सही आ रही है या नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी ये लगता है कि उनकी पेंशन कम आ रही है या उनकी माताजी की पेंशन कम आ रही है, तो वो अपने संबंधित विभाग से जो है इसके बारे में पत्राचार कर सकते हैं, पत्र व्यवहार करके, यानी लेटर्स वगैरह लिखकर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर जैसे कि आप यहाँ 15,000 लिख रहे हैं, तो 15,000 तो कुछ कम तो लग ही रही है। इसके लिए आप जो है सीपी ग्राम के थ्रू भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर पेंशन सही आ रही है तो आपके विभाग की तरफ से, रिकॉर्ड की तरफ से उसकी जानकारी मिल जाएगी, और अगर सही आ रही है तो उसके बारे में भी जो है वो आपको बता देंगे। तो ये काम जरूर से करिएगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक हमारे शायद डिपेंडेंट है या पेंशनर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल के बारे में आप कुछ बोलते ही नहीं है। नासिक से हमारे एक व्यूअर्स हैं या पेंशनर्स हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करते हैं, महंगाई भत्तों की बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं, तब जो है ये ऐसी चीजें हैं जो सभी को लागू होती हैं। लेकिन ओआरओपी या ये सब कुछ जो है, हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बारे में इसके लिए जब बात करते हैं, तो क्योंकि देखिए इस चैनल को जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हैं, 2015 में वो रिटायर होकर आए थे, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं, मैं उनके वेलफेयर को लेकर, उनकी अगर कोई पेंशन संबंधी समस्या है, पेंशन समय से नहीं शुरू हो रही है, इन सारी विषयों पर मुझे काम करना था, और इसीलिए इस चैनल की शुरुआत में मैंने की थी। तो तब काफी अच्छी मात्रा में हमारे साथ हमारे सर्विस पेंशनर्स जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर थे वो जुड़े थे, फैमिली पेंशनर्स जुड़ी हैं, उनके डिपेंडेंट जुड़े हुए हैं। अब जो अन्य केंद्र सरकार के अन्य विभागों के, मंत्रालयों के जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं। अर्धसैनिक बलों के भी बहुत सारे परिवार हैं जो इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखे हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और अगर कोई भी ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है, परेशानी है, वो तो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं जरूर से मदद करूंगी। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मैं 2010 में सूबेदार रैंक से 30 साल सर्विस करके आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। मेरी बेसिक पे जो है 32,614 रुपये आ रही है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि मेरे बेसिक पर कौन से पे लेवल में आ रही है। मैं किस लेवल के जानकारी के हिसाब से अपनी पे और पेंशन के को जो है कंफर्म करूं। तो देखिए, आपके पीपीओ में इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। और ये मुझे कमेंट्स कल के वीडियो में आया है, जहां मैंने पे लेवल मर्ज के बारे में भी बात की थी, उसके बारे तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए हैं जहां पर ये पूछा जा रहा है कि जब पे लेवल मर्ज हो जाएगा तो हमें कितना फायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में आगे मैं उसके बारे में बात करूंगी कि पे लेवल मर्ज से फायदा होगा नहीं होगा। तो उसके बारे में तो कल के वीडियो में मैंने समझाया था, पर आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में जरूर से बात करूंगी। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आपकी पेंशन सही नहीं आ रही, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज जो है वो दे सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरी माताजी को पापा की पेंशन 20,000 रुपीज आती है, कितनी बढ़ जाएगी? पापा जी जो है वो आर्मी से रिटायर थे। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग में आपकी माताजी की पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में अभी से बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर तय नहीं है। पर संभावित फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जो है 1.92 से लेकर 2.0 तक रह सकता है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि महंगाई भत्ता ही ज्यादा नहीं बढ़ा है। बाकी आने वाले दिनों में जो फिटमेंट फैक्टर तय होगा, उसको लेकर जानकारी आएगी, तब जो है इसके बारे में हम बात कर पाएंगे। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधी सवालों को पूछा था। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एसबीआई से जिनकी पेंशन आ रही है, यानी ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन सीधे सीधे एसबीआई के द्वारा आ रही है, पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को इस महीने पेंशन में हो सकता है कि शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। और ऐसा क्यों? देखिए, एसबीआई बैंक ब्रांच लगातार 6 दिन तक बंद रह सकती है। देश के करोड़ों ग्राहकों के लिए ये अलर्ट है। जानिए क्यों नहीं खुलेगी शाखाएं। अब ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एसबीआई बैंक ब्रांच लगातार 6 दिन तक बंद रह सकती है। देखिए, एसबीआई के जो कर्मचारी हैं, उनकी अपने जो प्रबंधक हैं उससे कुछ मांगे हैं। इस मांगों को लेकर वो उनके सामने रख रहे हैं। तब हो सकता है कि बैंक जो है कुछ दिन तक बंद रहे। ये और इसके साथ देखिए, 23 मई को चौथे शनिवार है और 24 मई को तो इतवार पड़ रहा है, इसके कारण बैंक बंद रहेंगे। 25 और 26 मई को एसबीआई के बैंक कर्मचारी जो है अपनी मांगे जो है वो रखने वाले हैं, इस वजह से हो सकता है कि बैंक बंद हो। 27 और 28 मई को बैंक बकरी ईद के कारण कई राज्यों में बंद रहने वाले हैं। ऐसे में एसबीआई बैंक ब्रांच लगातार 6 दिन तक बंद रहने वाली है।
ऐसी जो है बात सामने आ रही है, कुछ जानकारी मिल रही है। और ये बात मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस चैनल के साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर जुड़े हैं जिनकी पेंशन सीधी सीधी SBI से आती है, क्योंकि जब पेंशन क्रेडिट होती है तो इसके बारे में भी बात होती है। तो तब हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी हो जाएगी। अब देखिए, फेडरेशन ने बैंक प्रबंधन के सामने 16 मांगे रखी है। इनमें नई भर्ती, पेंशन, प्रमोशन और कामकाज की सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। यूनियन का कहना है कि कई सालों से मैनेजर यानी सहायक स्टाफ की भर्ती बंद है, जिससे ये पद लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा बैंक शाखाओं में जो है आर्म्ड गार्ड की कमी को लेकर भी चिंता जताई गई है। तो कुछ इस तरीके से उनकी मांगे हैं। तो देखिए, ये जानकारी थी SBI से जिनकी पेंशन आ रही है ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि देखिए, 8वें वेतन आयोग में यानी हमारी जो पे लेवल मर्ज की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो उससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, कुछ फायदा होगा, इसके बारे में तो हमने कल की वीडियो में चर्चा कर ही दी है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका ये कमेंट्स आ रहा था कि मैम पहले वेतन आयोग से लेकर अभी तक सैलरी, पेंशन, अलाउंसेस में बढ़ोतरी के फॉर्मूले क्या क्या रहे हैं, कितने बदलाव हो चुके हैं, इसके बारे में भी कभी जरूर से बात करिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इस मुद्दे को भी मैंने शामिल किया। तो देखिए, समृद्धि का ब्लूप्रिंट, भारतीय वेतन आयोग का ये ऐतिहासिक सफर, जिसमें हम बात करेंगे पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग तक की। देखिए, 1947 के बुनियादी जीवन से लेकर 2016 के आधुनिक पे मैट्रिक्स तक के विकास का ये विश्लेषण है। विस्तार से इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। वेतन विकास के 3 युग, एक वैचारिक परिवर्तन है ये। बुनियादी जरूरत, 1947 जब पहला वेतन आयोग लागू किया गया था, 1959 सिर्फ जीवित रहने और न्यूनतम भोजन की जद्दोजहद, यानी पहला वेतन आयोग जो है अपने आप में कोई ज्यादा खास तो नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ जीवित रहने और न्यूनतम वेतन भोजन की जद्दोजहद, ये ऐसा समय था जब देश आजाद हुआ था और अंग्रेजों की कुछ नीतियां थी सैलरी, पेंशन, बढ़ोतरी को लेकर। अब उसमें से देखिए, एक आजाद देश को अपना भविष्य तय करना था, अपने कर्मचारियों, अपने पेंशनर्स या जो फैमिली पेंशनर्स है उनका जीवन देखना था, तो उसके हिसाब से जो ये सब कुछ जो है कैलकुलेट किया गया था। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरलीकरण, 1973 से 1986। अब देखिए, कैलोरी आधारित गणना और पे स्केल्स की उलझनों को सुलझाना। और इसके साथ अगर बात करूं आधुनिक वेतन संरचना की, तो 1996 से 2016 संपत्ति निर्माण, पेंशन पैरिटी और पूरी तरह से पारदर्शी पे मैट्रिक्स, ये कुछ खासियत रही है इसकी। अब फर्स्ट पे कमीशन के बारे में चलिए बात करते चले। 1947 में जो आया था, इसका आधार था बुनियादी जरूरत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग। इनोवेशन क्या था? महंगाई से निपटने के लिए पहली बार स्लेब आधारित DA यानी डियरनेस अलाउंसेस की शुरुआत हुई थी पहले वेतन आयोग में। न्यूनतम वेतन जो है वो 15 रुपए तय किया गया था। अब देखिए, आधार क्या था? न्यूनतम भोजन आवश्यकता। और बदलाव क्या था? न्यूनतम वेतन 20 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए किया गया था, ये सेकंड पे कमीशन में, यानी दूसरा पे कमीशन जो 1959 में आया था। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे वेतन आयोग की। तो देखिए, तीसरा वेतन आयोग देखिए अपने आप में कुछ बेहतर हुआ था। वैज्ञानिक गणना, वेतन को कैलोरी और कपड़ों से जोड़ना, ये 1973 में हुआ। कर्मचारी और परिवार की कैलोरी की आवश्यकता के बारे में इसमें बात की गई। 15th ILC, इसके बारे में कुछ नियम आए। कपड़ों की जरूरत हो, इसके साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से तय न्यूनतम वेतन जो 196 रुपए था। पहली बार पेंशनर्स के लिए पेंशन राहत यानी DR का जन्म हुआ था। कब हुआ था? थर्ड पे, पहले पे कमीशन में DA आया और थर्ड पे कमीशन में DR आया। इसके साथ देखिए, चौथे पे कमीशन की अगर बात करें तो चौथा पे कमीशन जो 1986 में आया था, न्यूनतम वेतन छलांग लगाकर 750 रुपए हुआ था। प्रशासनिक उलझनों का सरलीकरण, 152 से 36 तक का ये सफर था जो 1986 का था। पेंशन गणना में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था चौथे वेतन आयोग में। अब ये बदलाव क्या था, चलिए इसके बारे में अगर बात करें तो अब पूरी सर्विस की गणना के बजाय अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन को पेंशन का मुख्य आधार बनाया गया था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पांचवें वेतन आयोग जो आया था 1996 में। देखिए, आर्थिक उछाल और पेंशन पैरिटी का उदय 1996 में हुआ, यानी फिफ्थ पे कमीशन में। तो फिफ्थ पे कमीशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अभूतपूर्व उछाल दिया। 2.25 गुना फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन सीधा 2550 रुपए तय किया गया। इसके साथ देखिए, पांचवें वेतन आयोग की कुछ खासियतें। पेंशन पैरिटी की शुरुआत,
पहली बार पुराने रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन को नए रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बिल्कुल बराबर लाया गया। यानी फिफ्थ पे कमीशन में जो है पेंशन में बराबरी आई। पुराने पेंशनर्स और नए पेंशनर्स की जो पेंशन में है समानता आई थी। इसके साथ अगर बात करें छठे वेतन आयोग की, तो देखिए फिक्स पे स्केल का अंत हुआ, पे बैंड और ग्रेड पे का नया स्ट्रक्चर आया 2008 यानी छठे वेतन आयोग में। तो इसमें देखिए सिक्स पे कमीशन ने पुराने सख्त फिक्स पे स्केल को खत्म कर इस लचीले सिस्टम को अपनाया। न्यूनतम वेतन जो है 7,000 रुपए हो गया था छठे वेतन आयोग में। इसी के साथ देखिए बात करते हैं सातवें वेतन आयोग की, जो आया था 2016 में। अब इसमें क्या बदलाव हुआ, अंतिम रूपरेखा है द पे मैट्रिक्स। 2016 में जो सेवंथ पे कमीशन आया था, ग्रेड पे सिस्टम समाप्त हुआ। पूरी सैलरी और प्रमोशन अब एक ही पारदर्शी टेबल यानी पे मैट्रिक्स में हो गई थी। 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ। न्यूनतम वेतन 18,000 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा था। इसके साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि सातवें वेतन आयोग में 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर रहा था और 18,000 रुपए जो है मिनिमम यानी न्यूनतम सैलरी थी। अब नॉशनल फिक्सेशन की अगर बात करें तो देखिए पुराने पेंशनर्स को भी नए पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल और सेल में फिक्स किया गया, जिससे बिना किसी अनुमान के पूर्ण वित्तीय समानता सुनिश्चित हो गई। तो अपने आप में कुछ जो है सातवें वेतन आयोग भी अपने आप में खास रहा है। अब पैराडाइम शिफ्ट की अगर बात करें, पुरानी सोच बनाम आधुनिक संरचना देख लेते हैं। देखिए मापदंड पहले देखिए, गणना का आधार क्या है। पुरानी सोच एक से लेकर तीसरे वेतन आयोग तक का अगर बात करें तो जहां जो सैलरी पेंशन अलाउंसेस में बढ़ोतरी का आधार ये था भोजन, कैलोरी और बुनियादी जरूरतें थी। वहीं आधुनिक संरचना जो 5 से लेकर 7वें वेतन आयोग तक फिटमेंट फैक्टर, मल्टीप्लायर और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। वेतन का ढांचा अगर देखें तो देखिए पहले से तीसरे वेतन आयोग तक सैकड़ों बिखरे हुए पे स्केल्स थे, यानी लगभग 152 तक जो है पे स्केल्स बिखरे थे। अब इसमें 5 से लेकर 7वें वेतन आयोग में पे बैंड्स और अंततः एक सिंगल पे मैट्रिक्स आया जो 7वें वेतन आयोग में आया। अब देखिए महंगाई से बचाओ जो स्लेब आधारित डीए था 1 से लेकर तीसरे वेतन आयोग तक, वो 5 से 7वें वेतन आयोग तक क्या हुआ, एक समान पेंशन राहत यानी डीआर और मैट्रिक्स लेवंगी। तो इस तरीके से कुछ जो है 7वां वेतन आयोग ने बदलाव किया। पेंशन का तर्क अगर देखते चले तो सेवा के वर्षों पर निर्भर जटिल भिन्न जो है वो होता था पहले से तीसरे वेतन आयोग तक, तो उसको बढ़ाकर 5वें 7वें वेतन आयोग में क्या बदलाव आया। अंतिम वेतन का सीधा 50% नॉशनल फिक्सेशन द्वारा प्रायोरिटी दी गई। तो ये अपने आप में कुछ बदलाव थे जो पहले और तीसरे वेतन आयोग की अगर बात करें, पहले से लेकर तीसरे वेतन आयोग और इसके साथ साथ चौथे, पांचवें, छठे, 7वें वेतन आयोग के बारे में। अब देखिए पेंशन के बारे में भी कुछ बात करते चले तो पेंशन का विकास, बाधाओं को हटाना और समानता लाना। फर्स्ट और सेकंड जो है वेतन आयोग सेवा के वर्षों पर निर्भर करता था। चौथा वेतन आयोग की अगर बात करें तो देखिए अंतिम 10 महीनों का औसत मिला। छठे वेतन आयोग की बात करें तो अंतिम बेसिक सैलरी का सीधा 50%। और 5वां और 7वां वेतन आयोग पेंशन पेरिटी और नेशनल फिक्सेशन। और इसके साथ साथ जो है अत्यधिक जटिलता भी इसमें जो है शामिल थी। अब निर्वाह से समृद्धि का सफर आप खुद ही इस मामले में देख पा रहे हैं। 2016 में जहां न्यूनतम वेतन जो है 18,000 तक पहुंच गया था, ये था 15 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक का सफर। बेहद ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने ये समझाया है। अब यह जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। हमारी कितनी सारी ऐसी फैमिली पेंशनर्स हैं, जब मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई वीडियो शेयर करती हूँ, जानकारी शेयर करती हूँ, तो वो मुझसे ये कहते हैं कि मैम आपका वीडियोस देखकर हमें ये पता चलता है कि वेतन आयोग क्या होता है, कैसे हमारी पेंशन में बढ़ोतरी करेगा, अलाउंसेस वगैरह के बारे में हमें जानकारी होती है। और आज देखिए हमने ये नई जानकारी शेयर की कि पहले वेतन आयोग में जहां डीए का फॉर्मूला लगा, फिर तीसरे वेतन आयोग में डीआर को जोड़ा गया, जहां पेंशनर्स के हित में बात हुई, और इसके बाद तो सीधा पेंशनर्स के बारे में बहुत कामकाज हुआ है हर वेतन आयोग में। उम्मीद करती हूँ कि 8वें वेतन आयोग में भी ऐसे ही पेंशनर्स के हित में डिसीजन लिए जाएंगे और ये वेतन आयोग जो है हमारे लिए बेहतरीन साबित होगा। तो ये कुछ जानकारी थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।